नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। हमारा केमिस्ट्री 1 का चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, हमारा इंट्रोडक्शन चल रही थी केमिस्ट्री 1 में, ठीक है। हम उसे कंटिन्यू करेंगे। आज नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो है मोनोग्राफ। हमने लास्ट टॉपिक में कंटेनर्स के बारे में स्टडी किया था, आज हम करेंगे स्टार्ट मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स में क्या है, जब भी हमारा जो भी मटेरियल है, ठीक है, जैसे इसमें हम लिखेंगे जो प्रैक्टिकली और फार्माकोपियाज होते हैं उनमें 3 सेक्शंस बने हुए होते हैं, ठीक है। 3 सेक्शन है, पहला जनरल नोटिस, फिर मोनोग्राफ और फिर है अपेंडिक्स होते हैं। अब जो भी हमारा फार्माकोपिया उसमें 3 सेक्शंस हैं, पहला जनरल नोटिस, तीन जो हमारे टॉपिक होते हैं, ठीक है। इनमें हमें क्या कंप्लीटली जो मटेरियल है उसके बारे में, ठीक है, जो हमारा क्या क्या यूज़ हो रहा है उसमें, कैसे हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, उस जो केमिकल उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हमें पता चलता है। अब इसमें इंट्रोडक्शन क्या है, वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होती है। इसमें जो फार्मास्यूटिकल प्रोग्रेस है वो क्या है, उसमें प्रोग्रेस तो ही करेगा अगर हमें जो है ड्रग के बारे में प्रॉपरली पता होगा, ठीक है। अगर हमें उसकी प्रॉपर केमिस्ट्री, उसकी जो टेस्ट है उनके बारे में पता होगा, फिर ही हम उस ड्रग पे स्टडी कर सकते हैं। अब है मेन हमारा मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ क्या, द रिटन स्टडी ऑफ द मटेरियल या रिटन स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। स्टडी है किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोनोग्राफ। जैसे एग्जांपल है ये बुक है हमारी, ठीक है, इसमें जो भी स्टडी दे रखी है वो एज इट इज हमारे लिए क्या है, मोनोग्राफ। किसी भी आर्टिकल्स, किसी भी चीज़ की जो रिटन स्टडी होगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोनोग्राफ। अब जो मोनोग्राफ्स हैं उसमें क्या मेडिकल जो सब्सटेंसेस है उसे यूज़ किया गया है कि फॉर केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। जो मेडिकल जो है मेडिसिन है, मेडिकल सब्सटेंसेस, जो मेडिकल सब्सटेंसेस है उसको हमने कैसे यूज करना है, कैसे क्योर करना है, ठीक है, डिजीज से कैसे क्योर करनी है अपने आप को, प्रिवेंशन उसकी, ये सारा कुछ हमें मोनोग्राफ में दिया गया है कि जो भी हमारी मेडिकल्स हैं, जो मेडिकल सब्सटेंसेस है उसको हमने अपनी डिजीज में कैसे यूज़ करना है, उससे कैसे क्योर करना है और प्रिवेंट कैसे करना है हमें। अब जो है ये जो मोनोग्राफ्स है ये क्या अल्फाबेटिकली अरेंज होते हैं। अल्फाबेटिकली जो अरेंज्ड होते हैं, जैसे ए से लेके एम तक, फिर एन से लेके जेड तक, इसलिए अल्फाबेटिकली ये अरेंज होते हैं। इसमें जो भी ड्रग्स है और प्रोडक्ट्स है जो है वो इंडिविजुअल उनका अलग अलग का मोनोग्राफ है। जैसे ए पे एस्प्रिन का अलग होगा, ठीक है, पी पे पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल का अलग मोनोग्राफ है। जितने भी ड्रग्स है उनका अलग अलग अपना अपना मोनोग्राफ है, उनके अलग अलग अपनी स्टडी है, रिटन स्टडी। अब हम इसमें करेंगे जो मोनोग्राफ है उसमें हमने जो है एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे कि मोनोग्राफ में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, क्या क्या ड्रग के बारे में होता है। फर्स्ट है इसका मेन टाइटल। अब जो मोनोग्राफ उसमें जो मेन टाइटल क्या लिखा है, ड्रग का मेन टाइटल क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मेन फर्स्ट पॉइंट है मेन टाइटल।
हम इसका जो मेन नेम है, ठीक है, नेम जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसका है पैरासिटामोल है एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्या होगा, ड्रग का मेन नाम पैरासिटामोल, उसका पहले हम हेडिंग देखेंगे। दूसरा है टाइटल और सिनोनिम, कि उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है, टाइटल्स और सिनोनिम, कि इसका दूसरा जो नेम है वो क्या है। अगर इसे एसिटिक एसिड हो गया या फिर पैरासिटामोल का जो अदर नेम है वो हम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, किसी भी चीज का कोई अदर नेम होगा उसको हम लिखते हैं उसका सिनोनिम, ठीक है। जैसे एग्जांपल है हमारी बोरिक एसिड है, ठीक है। अगर जो बोरिक एसिड है उसका जो अदर नेम क्या है, जो बोरिक एसिड है उसका अदर नेम क्या है, सिनोनिम क्या है, बोरेटिक एसिड। ऐसे हम इसका अदर नाम लिखेंगे। हम यहाँ पर एग्जांपल ही ले लेते हैं बोरिक एसिड की, ठीक है। इसका मेन टाइटल क्या है, बोरिक एसिड, सिनोनिम बोरेटिक एसिड, ठीक है। ये इसका टाइटल हो गया। उसके बाद है इसका है जो केमिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर वेट हम लिखेंगे। जो भी हमारा कंपाउंड है हम उसका क्या करेंगे, थर्ड केमिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर वेट। अब जैसे हमारा है जो बोरिक एसिड है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, H3BO3 है, और उसका जो वेट है फॉर्मूला क्या है इसका, H3BO3, वेट है 61.83, ठीक है। जो मोलिकुलर वेट है वो है 61.83। ये हो गया इसका फॉर्मूला और इसकी मोलिकुलर वेट। नेक्स्ट हम करेंगे जो अगर उसका IUPAC नेम है कोई तो हम उसका IUPAC नेम लिखेंगे, ठीक है, ड्रग का। अगर उसका सिर्फ नेम नेसेसरी दे रखा है तो हमें वो भी इसमें पढ़ना स्टडी करना पड़ता है। नेक्स्ट है कैटेगरी। अब ये जो ड्रग है वो कौन सी कैटेगरी में यूज होती है, जो ड्रग है कैटेगरी में हम क्या लिखते हैं, कैटेगरी हमें इंडिकेट करते हैं कि हम जो बोरिक एसिड है उसे किस चीज पर यूज करते हैं, किस मेडिसिन के तौर पे यूज करेंगे, कौन सी डिजीज के लिए हम उसे यूज करेंगे, ठीक है। उसका मेन क्या, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, ठीक है, अपनी बॉडी पर जाकर लिविंग नॉन लिविंग जो टिश्यूज है उन पर उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। जैसे एंटीबैक्टीरियल, एंटी मलेरियल हो गया। अब जो बोरिक एसिड है वो क्या है, डस्टिंग पाउडर भी हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं लोकल एंटी इन्फेक्टिव, और हम उसको हम लोकल एंटीसेप्टिक जो है क्रीम्स उसके लिए भी यूज करते हैं, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको किल करने के लिए। और हम इसको और किस में, माउथ वॉशेज में यूज होता है, आई वॉशेज में, ठीक है, आई लोशंस में इसका जो बोरिक एसिड का यूज होता है। कैटेगरी क्या है इसकी, एंटी इन्फेक्टिव ड्रग बोरिक एसिड की। अब इसके बाद है डोज, कि हमें उस मेडिसिन की कितनी डोज हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। डोजेस मेंशन इन द आईपी, हमारे जो आईपी है इंडियन फार्माकोपिया, उसमें हर एक ड्रग की जो मोनोग्राफ हम स्टडी करते हैं उसकी डोज वहाँ पर मेंशन होती है कि हमें कितनी डोज हमें लेनी है। जैसे कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं 150 mg की होती है, 250 mg की, फिर उसके बाद हाई डोज शुरू हो जाती है 500। इस तरह हर एक जो है मेडिसिन उसकी डोज जो है वो मेंशन होती है उसमें। डोज क्या, आईपी आर फॉर जनरल गाइडेंस एंड रिप्रेजेंट द एवरेज रेंज। एवरेज रेंज दी हुई होती है कि हमने कितनी डोज उसमें जो है डोज मेडिसिन की बनानी है, ठीक है। इसमें जैसे हम डोज है, अगर हम इसको चेक करें,
डोज डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू आईपी। आईपी में जो हमें मेंशन की है उसके अकॉर्डिंग हम डोज प्रिपेयर करते हैं। अभी उसमें डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में क्या है, हम लोग उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, उसमें जो कौन सी फॉर्म है उसके बारे में स्टडी करते हैं। डिस्क्रिप्शन जो हमें बाहर का उसका पता है। ठीक है, जैसे ये हमारा स्केच है, हमें इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पता है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, वाइट कलर है, ठीक है। ऐसे ही हमें जैसे बोरिक एसिड है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कलरलेस है, वाइट क्रिस्टल्स है, ठीक है। इसका जो स्वीटिश टेस्ट होता है या फिर बिटर टेस्ट भी हो सकता है। इसमें जो डिस्क्रिप्शन है इसमें क्या इंक्लूड होता है, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, या फिर उसका जो है हम कई बार जो इसमें सिर्फ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ही होंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसकी स्टेट, टेस्ट, ऑर्डर, शेप, ठीक है, और उसका कलर कैसा है वो हम इसमें स्टडी करेंगे डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी। अब जो सोल्यूबिलिटी है उसमें हम क्या देखते हैं आईपी के अकॉर्डिंग कि जो सोल्यूबिलिटी है वो 15 से लेकर 30 डिग्री के जो भी हमारा मेंशन किया हुआ है सेल्सियस, उसमें कितनी सोल्यूबिलिटीज होती हैं। जो सोल्यूबिलिटी है वो अलग अलग फेस होते हैं उसकी। पहले जैसे वेरी सोल्यूबल, फ्रीली सोल्यूबल, फिर सोल्यूबल, फिर स्लाइटली सोल्यूबल, स्प्रिंगली, स्लाइटली, स्प्रिंगली सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल, वेरी स्लाइटली और प्रैक्टिकल इनसोल्यूबल। अब हमें क्या दे रखा है कि वॉल्यूम है जो सॉल्वेंट का, उसने हमने देखना है कि जो सोल्यूट है उसका कितने पार्ट तक वो डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट फॉर डिसॉल्विंग volume of solid for dissolving 1 part of solute। जो वेरी सोल्यूबल है वो लेस देन 1 पार्ट, वो मोस्टली सारा जो है वो सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। जो फ्रीली सोल्यूबल उसमें है 1 से लेके 10 पार्ट तक, वेरी सोल्यूबल में लेस देन 1 पार्ट, फ्रीली 1 to 10 पार्ट्स जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। उसमें सोल्यूट में जो है डिसॉल्व हो जाते हैं। उसका सोल्यूबल में 10 से 13 पार्ट्स हो गए,
फिर स्प्रिंगली में 30 से 100 पार्ट्स। फिर उसके बाद है जो स्लाइटली सोल्यूबल 100 से लेके 1000 पार्ट तक हो गए। अब हमने सॉल्युबिलिटी में देखना है कि कितने जो हमारे पास वॉल्यूम है जो हमारे पास सॉल्वेंट्स का, उसमें कितने पार्ट सॉल्वेंट के डिसॉल्व हो रहे हैं। अगर वेरी सॉल्युबल है, ठीक है, तो उसमें मोस्टली वो सारा डिसॉल्व हो जाता है। उसके बाद है एक आधा पार्ट उसमें जो रह जाता है जो डिसॉल्व नहीं होता। फ्रीली में 1 से 10 तक पार्ट रह जाते हैं, सॉल्युबल में 10 से 30, फिर स्प्रिंगली में 30 से 100, स्लाइटली में 100 से 1000, फिर 1000 से लेकर 10,000, ठीक है, फिर ऐसे मोर देन 10,000। अब ये हमारे क्या है, हमने देखना है कि कितना कंप्लीटली सोल्यूबल होता है। ये हमारी सोल्यूबिलिटी, हम लोग जैसे हर एक जो है मटेरियल है उसको हम सोल्यूबल मिक्स करके देखते हैं कि वो इस वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उससे क्या देखते हैं, अदर जो हमारे कंपाउंड्स है सॉल्वेंट्स है उनमें सोल्यूबल करके देखते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल ले रहे थे बोरिक एसिड की। अब जो बोरिक एसिड है वो सोल्यूबल इन वाटर एंड अल्कोहल, वाटर और अल्कोहल में तो वो सोल्यूबल है, बट जो फ्रीली सोल्यूबल है वो किस में है, ग्लिसरीन में। अब जो फ्रीली सोल्यूबल है वो किस में है, ग्लिसरीन में। ऐसे हम लोग ने चेक करना है कि जो हमारा कंपाउंड है वो सोल्यूबल है, उसके सोल्युबिलिटी कहाँ तक है, वो फ्रीली सोल्यूबल है, वेरी सोल्यूबल है, ठीक है, या फिर स्प्रिंगली स्लाइटली सोल्यूबल है या वेरी स्लाइटली सोल्यूबल है। नेक्स्ट है हमारी स्टोरेज। जो हमारी स्टोरेज है वो हर एक कंपाउंड्स की, वो हमने चेक करना है कि हमने स्टोरेज किस जगह करनी है उसकी, वेल क्लोज कंटेनर्स में, ठीक है, या फिर हमने जो स्टोर करना है वो किसी एयर टाइट कंटेनर्स में करनी है, या फिर जो है हमने लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स में उसको स्टोर करना है। जो स्टोरेज है वो है हमारा कि हमने जो स्टोरेज है आईपी के अकॉर्डिंग कोल्ड और कूल, ठीक है, आईपी के अकॉर्डिंग जो हमारी स्टोरेज दे रखी है एक तो है कोल्ड, कोल्ड में क्या है, एक है कूल, फिर रूम टेम्परेचर, ठीक है। कोल्ड में क्या होता है हमारा कि टेम्परेचर जहाँ पर 8 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर होता है, उसमें हम लोग स्टोर करते हैं मेडिसिन को। जैसे इसमें एग्जांपल है हमारा कोल्ड में हम लोग पोलियो की वैक्सीन जो है स्टोर करते हैं, ठीक है। कूल में आ गया हमारा अगर टेम्परेचर 8 डिग्री से 25 डिग्री तक है, 8 डिग्री से 25 डिग्री तक है, जैसे रेफ्रिजरेटर, ठीक है, वो हो गया, इसमें फ्रीजर हो गया, इसमें रेफ्रिजरेटर हो गया, उसके जो हम डोर साइड में मेडिसिन रख देते हैं वो हो गया हमारा कूल टेम्परेचर। उसके बाद रूम टेम्परेचर पे जो हमारी मेडिसिन कुछ होती हैं जो हम रूम वर्किंग एरिया में ही रखते हैं, ठीक है, जो है नॉर्मल हमारा जो रूम का टेम्परेचर है उसी पे रखते हैं मेडिसिन। वार्म वाली जो कंडीशंस है वार्म में क्या है कि जहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक हो,
सेल्सियस तक, ठीक है। 30 से लेकर 40 डिग्री तक जो टेम्परेचर हो वो हमारा हो गया वार्म टेम्परेचर। उसके बाद एक्सेसिव हीट जहाँ पर 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो वो है एक्सेसिव हीट। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रीजिंग। अब कई बार क्या है कि फ्रीजिंग में हम रख देते हैं, उसमें क्या होता है रिस्क रहता है हमें ब्रेकिंग द, ठीक है, कंटेनर्स की फ्रीजिंग रिजल्ट लॉस ऑफ स्ट्रेंथ और पोटेंसी। उससे क्या होता है जो कंटेनर्स हैं वो कई बार खुलते नहीं है, फ्रीजिंग में जम जाते हैं, उससे जो मेडिसिन खराब होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। या फिर हमारा जो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, आर्टिकल्स खुलते नहीं है, लेबल है जो कंटेनर का वो प्रॉपर्ली खराब हो जाता है। इसलिए हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसे जो फ्रीजिंग में आप मेडिसिन रखो उसे प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। उसका स्टोरेज अंडर नॉन स्पेसिफिक कंडीशंस। अब स्टोरेज नॉन स्पेसिफिक कंडीशंस कौन से आ गई, जैसे where no specific directions are indicated in the individual monograph, it is to be understood that the storage condition include protection from storage under non specific condition। उसमें हमें अगर किसी लेवल पे कोई स्टोरेज नहीं लिखी तो उससे हमें ये इंडिकेट होना चाहिए कि जो हमारा मेडिसिन है उसको हमने प्रोटेक्ट किससे करना है, हर एक मेडिसिन को मॉइस्चर से, फ्रीजिंग से और एक्सेसिव हीट से उनको हमने प्रोटेक्ट करना है। हर एक मेडिसिन है जो हम लेते हैं उस पर हमारा लेबल लगा हुआ होता है, उस लेबल में हमें स्पेसिफिक स्टोरेज उसकी दी हुई होती है, हमें लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स में करना है या वेल क्लोज कंटेनर्स में स्टोर करना है, कूल टेम्परेचर पे रखना है या रूम टेम्परेचर पे, किस टेम्परेचर पे रखना है, और हमने लाइट से प्रोटेक्ट करना है या फिर नहीं। ये हमारे उसमें कंटेनर्स में लेवल पे स्टोरेज लिखी हुई होती है। इसलिए जब भी हम मेडिसिन लेते हैं उसमें क्या होता है स्टोरेज को चेक करते हैं ताकि हमारी जो मेडिसिन है हम उसको अकॉर्डिंग से स्टोर कर सके और वो ज़्यादा टाइम तक अपना इफेक्ट शो कर सके और खराब ना हो। नेक्स्ट है हमारा इसमें अगला जो टॉपिक है मोनोग्राफ का स्टैंडर्ड्स। अब जो स्टैंडर्ड्स है इसमें क्या है, हम लोग चेक करते हैं प्योरिटी, ठीक है, ड्रग की। स्टैंडर्ड्स फॉर प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ इन द मोनोग्राफ, हम इसमें प्योरिटी और स्ट्रेंथ को चेक करते हैं ड्रग की कि उसमें कितनी वो प्योर ड्रग अवेलेबल है, ठीक है, कितनी हमारी जो प्योर ड्रग है वो वहाँ पर अवेलेबल है, ऑफिशियल सब्सटेंसेस कितने हैं इसमें। ए सब्सटेंस इज नॉट डीम्ड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी अनलेस इट कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट स्टेटेड अंडर स्टैंडर्ड ऑफ इट्स मोनोग्राफ। जैसे एग्जांपल है हमारे पास कि हमने जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट लिया, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या कंटेन नॉट लेस देन 99% एंड नॉट मोर देन 100%। हम जो सोडियम बाइकार्बोनेट को 99 से लेके 100.5 तक ही कंटेन नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा, और 99.05 से कम। इसलिए हमने क्या किया, फॉर दिस द एनालिसिस हैज टू कैरीड आउट बाय द एसे मेथड प्रिस्क्राइब। जो हमें IP 1985 में एसे वाले मेथड्स दे रखे हैं, ठीक है, ऐसे ये है ASSAY, ठीक है, ऐसे की जो मेथड्स दे रखे हैं हमने उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट के सैंपल्स को लिया और उसकी स्पेसिफिक जो रेंज है वो डिसाइड कर दी कि हमने कितना उसमें जो रेंज है इसकी कितना सोडियम बाइकार्बोनेट हमने यूज़ करना है। अब उसका स्पेसिफिक जो रेंज है, ठीक है, उस रेंज में क्या है जो ऑफिशियल सब्सटेंसेस में होंगे और हमें सोडियम बाइकार्बोनेट की जो है वो प्योरिटी भी पता चल जाएगी कि हमारी जो ड्रग है वो कितनी प्योर है और उतनी कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन।
ठीक है। स्टैंडर्ड में आगे हम जो है जो स्टैंडर्ड होता है उसमें क्या हम लोग टेस्ट भी करते हैं। अब टेस्ट में आइडेंटिफिकेशन आ जाते हैं, ठीक है। टेस्ट फॉर एसेस हम अब करेंगे आइडेंटिफिकेशन। अब आइडेंटिफिकेशन में क्या हमें स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक टाइप के टेस्ट करने होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा प्रोडक्ट हमें दिया है, इसमें कौन सा प्रोडक्ट, जैसे ग्लूकोज है, हम लोग ग्लूकोज के लिए टेस्टिंग करेंगे। फिर जो अगर वो सभी टेस्ट में प्रेजेंट होगा तो हमें पता चलेगा कि ये वाला जो कंपाउंड है हमें दिया है वो क्या हमारा ग्लूकोज है। ऐसे ही जैसे कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस के लिए हम लोग मोलिस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है, बारफर टेस्ट करते हैं उसकी प्रेजेंस देखने के लिए। ऐसे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं हर एक कंपाउंड के जो हम करते हैं ताकि उससे हमें पता चल सके। टेस्ट ऑफ प्योरिटी, अब टेस्ट ऑफ प्योरिटी करने के लिए हम लोग उसका सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, ठीक है, उसका वेट देखते हैं टेस्ट ऑफ प्योरिटी में। ठीक है, उसका वेट, उसकी की जो उसमें कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट है उसके हम लिमिट टेस्ट करते हैं, जैसे क्लोराइड, सल्फाइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल, आर्सेनिक, इनके हम लिमिट टेस्ट करेंगे। लिमिट टेस्ट करने के बाद हम इसका पीएच का सोल्यूशन चेक करेंगे, पीएच कितनी है और उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट है उसके बारे में हमें पता चलेगा। नेक्स्ट है मेथड ऑफ एसे। अब जो हम एसे करते हैं वो किसके लिए करते हैं, प्योरिटी चेक करने के लिए कि हमारे पास कितनी प्योर जो है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन है, कितने जो इंग्रेडिएंट्स है वो प्रेपरेशन में कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो हमारा हो गया मेथड ऑफ एसे। उसमें बाद है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में हमें जो पहले भी जैसे मैंने बताया था कि अदर प्रोसेस होती है, जैसे मोनोग्राफ के में इंडेक्स हो गए, स्पेसिफिसिटी दी हुई होती है, ब्लड के सैंपल्स के बारे में बताया है, ठीक है, हर्बल ड्रग्स के बारे में बताया होता है अपेंडिक्स में। और हमें जो है इसमें अपरेटस, केमिकल टेस्ट कौन से होते हैं, ऐसे कौन से हैं, ठीक है, उनकी क्लैरिटी और कलर क्या है सॉल्यूशंस का उसके बारे में पता होगा। फिजिकल टेस्ट और डिटर्मिनेशंस के बारे में बताते हैं जो अपेंडिक्स में है। ये हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था मोनोग्राफी एग्जाम में आता है और ये हमारे जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है ये यहीं पर ही फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना नेक्स्ट जो चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर यहीं पर आपका फिनिश हो गया।